हेलो, वेलकम टू विजडम संगम। आज इस पार्ट में हम डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और लैमार्कवाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हमने प्रथिन संश्लेषण जैसे कि प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण इसके बारे में और उत्क्रांति के प्रमाणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये हैं चार्ल्स डार्विन, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन सन 1809 से 1882 इस कालावधि के बीच कार्यरत थे। इस अंग्रेज जीवशास्त्री ने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सजीवों की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः एवं हजारों वर्षों के कालखंड में विकसित हुई। उन्होंने क्या बताया, जो आज इस पृथ्वी पे विविध प्रकार के सजीव दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एक ही पूर्वज से आए हैं। उनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है और उसकी कालावधि हजारों वर्ष की है। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या बोला, यह विकास हुआ है इसके लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है। अब ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, इसे ही हमें समझना है। तो आइए समझते हैं इसे। चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा किए और उन्होंने निरीक्षण से डार्विन ने क्या बताया, जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध किया। डार्विन ने क्या बताया कि जो प्रकृति में सक्षम है वह अपने आप को क्या कर सकता है, बना सकता है, मतलब अपने वंश को वो चला सकता है। वह अपने वंश को चला सकता है तथा वह आगे जाकर प्रजनन कर सकता है। अगर वह सक्षम नहीं रहेगा तो वह नष्ट हो जाएगा, प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। इसे ही हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। आगे डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक भी प्रसिद्ध की। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान देना इसको, बिकॉज ये आता है आपके एग्ज़ाम में। डार्विन ने एक पुस्तक बनाई जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके अंदर उन्होंने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को विस्तार में उसके अंदर वर्णन किया है। इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। ये सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होता है। इन्होंने उसमें क्या बताया, जो सजीव होते हैं सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। मतलब पुनरुत्पादन करना मतलब क्या, अपने जैसे ही सजीव को बनाते हैं, मतलब प्रजनन की क्रिया द्वारा वह सजीव निर्मित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मछलियाँ हो गई। मछलियाँ बहुत सारे अंडे देती हैं, उनसे बहुत सारे मछलियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि उन मछलियों का शिकार किया जाता है, मानव उसे खाता है, बड़ी मछलियाँ उसे खाती हैं और भी जानवर उसे क्या करते हैं, अपना निवाला बनाते हैं। अगर वह ज़्यादा अंडे नहीं देंगी, ज़्यादा मछलियाँ नहीं आएंगी तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस तरह से वह असंख्य मात्रा में क्या करते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं। और एक तरह से ये जानलेवा क्यों बोला गया है, जब सजीव क्या करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे सजीव को मार देते हैं। इसको जानलेवा कहा गया है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। ये जो कंपटीशन बेसिकली इन्होंने बताया, जो प्रतियोगिता सजीव करते हैं, इसके अंदर जो आवश्यक गुणधर्म दिखाया गया, जैसे प्रकृति में आप हो, प्रकृति का जो टेम्परेचर है, प्रकृति में जो बोल सकते हो प्रकृति का जो वातावरण है, अगर उसके अनुकूल आप अपने आप को नहीं ढाल पाए
तो आप उस प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। मतलब वो जो सजीव है वह आगे जाकर नष्ट हो जाएगा, प्रकृति उसे निकाल देगी, प्रकृति एक तरह से उसे उसका वंश नहीं चलाने देगी। इसे ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपनी भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। जो सजीव जीवित हैं, इस प्रतियोगिता के अंदर जो अपना अस्तित्व बना के रखे हैं, वह अलग विशेषताओं के साथ, कुछ नए विशेषताओं के साथ नए सजीव को जन्म करते हैं, जिससे नई प्रजाति का निर्माण होता है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, बहुत टाइम तक लोगों ने माना, लेकिन कुछ विषयों में लोग आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने वो कहने लगे कि ये सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। लोगों ने क्या कहा, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्राकृतिक चयन से ही उत्क्रांति नहीं हुई है। एक आप प्राकृतिक चयन को ही आप उत्क्रांति होने का कारण नहीं बता सकते। दूसरा मुद्दा, उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। कुछ परिवर्तन उपयोगी थे प्रकृति में, कुछ परिवर्तन निरुपयोगी थे, उसका उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण अपनी इस सिद्धांत में नहीं दिया। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे कहते हैं हम लैमार्कवाद। उत्क्रांति होते समय सजीव के शरीर रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। लैमार्कवाद, लैमार्क जिनका पूरा नाम जीन बाप्टिस्ट लैमार्क है, ये महान वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत बताया, जिसमें उन्होंने क्या बताया, सजीव के शरीर रचना में जो भी परिवर्तन आते हैं, यह उसके द्वारा किए गए प्रयत्न या फिर किए गए आलस्य के ऊपर निर्भर करता है। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा है। इस सिद्धांत का नाम लैमार्कवाद भी आप कह सकते हो और इसे इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग ये भी आप कह सकते हो। इसके लिए कुछ उदाहरण के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण है, जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, पहले जो जिराफ होते थे, उनके जो पूर्वज की गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं होती थी। धीरे धीरे वह गर्दन को तान कर क्या करने लगा, पत्तियां खाने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल में और भी जो सजीव हैं, और भी शाकाहारी सजीव जो पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, इससे क्या होता है, जो निचले स्तर पे जो पत्तियां होती, जिनकी हाइट कम होती है, ऊंचाई कम होती है, वहाँ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं जल्दी, जिसकी वजह से जिराफ को अपनी गर्दन तान कर पत्तियों खाने की आवश्यकता होने लगी, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये तान कर खाने की वजह से इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। एक तरह से जिराफ ने क्या किया, प्रयत्न किया, अपने इस प्रयत्न के वजह से उसकी गर्दन क्या हुई है, लंबी हुई है। और एक और उदाहरण की तरफ ध्यान देते हैं हम। जैसे लोहार के कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए। जो लोहार होता है, जैसे कि ये कार्टून डायग्राम है, लोहार जनरली क्या करते हैं, वह कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, लोहे के ऊपर हथौड़े द्वारा क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। ऐसा करने से उनके जो ये मसल हैं, हाथ के जो मसल हैं, ये
क्या होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर बदलाव आके ये मजबूत हो जाते हैं, इनके मसल मजबूत हो जाते हैं। एक तरह से वह लोहार क्या करता है, प्रयत्न करता है, अपने मसल से ज़्यादा काम करवाता है, जिसके वजह से उसका विकास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग, यूमो आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमज़ोर हुए। ये शुतुरमुर्ग पक्षी है, ये ईमो है, दोनों सिमिलर दिखते हैं। इन पक्षियों के बारे में अगर चर्चा करें तो इनके पास पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं सकते। शुतुरमुर्ग के जो पैर हैं वो ज़्यादा वह उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो पैर हैं ये ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इस तरह से इसमें क्या देख सकते हैं हम, शुतुरमुर्ग ने एक तरह से आलस किया उड़ने के लिए, उड़ने के लिए आलस किया, जिसके वजह से उनके जो पंख है यह उपयोग में न आने की वजह से क्या हो गए, अनुपयोगी हो गए, कमज़ोर हो गए। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, हंस बत्तख के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए, अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पैर गंवा दिए। जो हंस है और जो बतख है, ये दो पक्षी के पैर कैसे बने हैं, ये पक्षी होने के बाद भी ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी ये जा सकते हैं। इनका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल है। इनके पैरों को आप देखेंगे तो ये तैरने योग्य बने हुए हैं। इनके पैरों की जो उंगलियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक तरह से वो चप्पू का काम करते हैं। साथ ही साथ जो सांप है, सांप के जो पूर्वज होते थे, पहले सांप के जो पूर्वज थे उनके पास पैर हुआ करते थे। आज भी सांप के पास वो पैर के निशान उनके शरीर पे मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सांप के पास पहले पैर थे, उनके पूर्वजों के पास पैर थे। अभी जो सांप है उनके पास पैर नहीं है, क्योंकि वो बिल में रहता है। बिल में रहने की वजह से पैरों की कोई आवश्यकता ना होने की वजह से वो उन्होंने क्या किया, अपने पैर गंवा दिए। एक तरह से यह भी एक तरह से बोल सकते हो आलस का उदाहरण है। पैर न उपयोग करने की वजह से पैर क्या हो गए, नष्ट हो गए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं इस स्वरूप की होने के कारण यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होती गई। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या फिर इसे हम लैमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। याद रखना, ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं इस स्वरूप की हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्लैंक्स में आता है कभी कभार, इसे ध्यान में रखना। आगे, विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते हैं। इसकी बार बार जांच की गई और लैमार्क द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत गलत साबित हुआ। लैमार्क ने जैसा बताया कि अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपका अंग का विकास नहीं होगा, अगर प्रयत्न करोगे तो आपका अंग का विकास होगा। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेकिन यह जो नया कैरेक्टर डेवलप हुआ है किसी सजीव के अंदर, वह नई पीढ़ी को नहीं दिए जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कि जो लोहार है, लोहार घनों का प्रहार कर रहा है, उसके जो मांसपेशियां मजबूत हो गई। लेकिन अगर उसका आने वाला बालक ऐसा नहीं करता है, सपोज़ वह काम नहीं करता जो उसके पिताजी काम कर रहे हैं, तो उनके मसल्स क्या होंगे, ग्रो नहीं होंगे, उनकी मांसपेशियां क्या होंगी, विकसित नहीं होंगी। और इसके लिए ऐसा कहा गया कि यह जो बोल सकते हो कि यह जो नया गुणधर्म आया हुआ है, नई पीढ़ी को नहीं दिए जा सकते। इस तरह से ये सिद्धांत गलत साबित हुआ।